नमस्कार। बादब के साथ मैं अरुण अस्थाना। देश में नई शिक्षा नीति आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2021 से लागू हो जाएगी। ये पॉलिसी यूँ देखने में तो ठीक ठाक लग रही है और जितना पढ़ा गया उससे दो चीज़ें सामने आती हैं कि प्रोसेसेस तो बहुत अच्छे हैं, यानी कैसे कैसे चेंजेस किए जाएंगे, पढ़ाया कैसे जाएगा, ये बातें अच्छी हैं। लेकिन प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस क्या होगा, क्वालिटी कितना सुधरेगी, हमारे बच्चे कितने अच्छे इंसान बनेंगे, क्या वो सुशिक्षित हो पाएंगे, इस तरह के तमाम सवाल हैं। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था दूसरे देशों के, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ से बेहतर है, उसके आसपास अगले 10-12 साल में पहुँच पाएगी? ऐसे सवाल हैं, ऐसे कुछ मोटी मोटी बातें हैं। मैं आज आपको जिसके बारे में बताऊंगा, ये बताऊंगा पहले कि जो बड़े बड़े बदलाव हैं वो क्या हैं, जो बदलाव हमको और आपको प्रभावित करते हैं, हमारे बच्चों को प्रभावित करते हैं सीधे सीधे, वो क्या हैं और उनके सामने समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। स्कूली शिक्षा में अभी जो प्रणाली है वो 10+2 की है, तो अब वो हो जाएगी 5+3+3+4 की। 5 यानी पहले 5 साल, जिसे फाउंडेशन का नाम दिया गया है। अभी इसे प्री स्कूल या नर्सरी कहते हैं हम लोग। ये प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 2 तक होगी। इसके अगले 3 साल, जिसे अब नया नाम दिया गया है प्रिपरेटरी, और जिसको अभी तक हम लोग प्राइमरी के नाम से जानते थे, वो कक्षा 5 तक होगी। कक्षा 5 के बाद के अगले 3 साल मिडिल कहलाएंगे। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के 3 साल मिडिल कहलाएंगे, जिन्हें हम लोग अभी जूनियर कॉलेज, जूनियर स्कूल के नाम पर, जूनियर हाई स्कूल के नाम पर जानते हैं। और उसके बाद के 4 साल यानी 9 से 12 का साल, उसे सेकेंडरी एजुकेशन कहा गया है। तो हर साल के अलग अलग, हर चारों कंपार्टमेंट्स के अलग अलग लक्ष्य और तरीके तय किए गए हैं पढ़ाने के। एग्ज़ाम की बात करें तो 10+2 वाले बोर्ड का स्वरूप बदला जा रहा है, और मेरे ख्याल से अच्छी बात यह होगी कि शायद इसके बाद हम लोगों को ये जो रट्टा मार पढ़ाई है जो आज की तारीख में बच्चे हमारे करते हैं, इससे उन बच्चों को भी छुटकारा मिलेगा और शायद उनका जो एजुकेशन का लेवल है वो बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें समग्र पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ कुछ चैप्टर्स रट के और एग्ज़ाम जाके देने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम लेगा। एक बार जो मेन एग्ज़ाम होता है वो लेगा, और इसके अलावा वो बच्चों को एक मौका और देगा कि वो जो है इम्प्रूवमेंट के लिए बैठ सके, अगर वो चाहे तो। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के 2 लेवल तय किए जाएंगे, एक थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल और एक थोड़ा ऊपर का लेवल। यानी अगर आपको गणित कम पसंद है तो आप स्टैंडर्ड लेवल लीजिए, और अगर आप चाहते हैं और आप जानते हैं कि आप पारंगत हैं तो आप हायर लेवल पे जाइए। नीचे के क्लासेस में जो है वो 3 बार एग्ज़ाम होंगे अब, एक 3री कक्षा के बाद, एक 5वीं कक्षा के बाद और 8वीं कक्षा के बाद। इस बीच वैसे स्कूल के जो असेसमेंट्स हैं वो लगातार जारी रहेंगे, लेकिन इन सब से जो है ज़रूरी और सबसे ज़्यादा जो है, जो शायद आगे जटिलताएं पैदा करेगा, वो है मीडियम, पढ़ाने का मीडियम। इस पॉलिसी के हिसाब से कक्षा 5 तक पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा में होगी या स्थानीय भाषा में होगी। यानी अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको मराठी में कक्षा 5 तक आपके बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो 8वीं तक होना चाहिए, लेकिन 5वीं तक तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो आपके बच्चे को क्लास 5th तक कन्नड़ा में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो प्राइवेट या इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो क्या करेंगे, एक चीज़। दूसरा, हमारा जो अंग्रेज़ी के प्रति प्रेम है, जो हम अपने बच्चों को जो है बचपन से ही, पैदा होते ही अंग्रेज़ी सिखाने की कोशिश में लग जाते हैं, उसके चलते
और ये मीडियम का जो प्रश्न है वो कितना बड़ा साबित होगा। इसके अलावा क्या असमानता और नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि जो स्कूल भारतीय किसी भी बोर्ड से संबद्ध हैं उन स्कूलों में तो इस तरह की नियम की बात की गई है, लेकिन जो विदेशी बोर्ड हैं, जो आईजी या आईबी कहलाते हैं, वो जिन स्कूलों में हैं वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो उन स्कूलों की तो चांदी है, जो लोग थोड़ा ज़्यादा पैसे दे सकते हैं वो उन स्कूलों की तरफ भागेंगे और वो उन स्कूलों में फीस और बढ़ेगी। तो ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये पॉलिसी अगले साल 2021 में लागू होने वाली है। ये साल ऑलमोस्ट मुझे लगता है, और जैसी खबरें आ रही हैं उस तरह से, कि स्कूल बंद ही रहने वाले हैं ज़्यादातर। ऐसे में अगले साल जब ये पॉलिसी लागू होगी तो क्या इसको पढ़ाने के लिए टीचर्स मुहैया होंगे? क्या इसके लिए टीचर्स की एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है? अगर है तो उनको ट्रेन करने का वक्त कहाँ है? तो इन सब के चलते क्या एक अधकचरे तरीके से शुरू होगी ये नई शिक्षा नीति को लागू करने की कवायद जो है? इन सब के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्थानीय भाषा में पढ़ाने का जो पूरे संसाधन है और सामग्री है वो कब मिलेगी? क्यों? क्योंकि वो एक छोटा काम नहीं है। एनसीईआरटी की सारी किताबों को सारी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना एक टेढ़ी खीर है और इसके लिए भारी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ये सच है कि इस पॉलिसी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। आखिरी पॉलिसी 1986 में आई थी, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उस ज़माने की बात है ये। 1986 का जो लाइसेंस कोटा राज था, वो जो देश था भारत, उससे भारत अब एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सामाजिक जागरूकता कहीं पहुँच चुकी है, लेकिन इन सब के मुकाबले हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी बहुत पीछे थी। तो इस नीति ने ये काम तो किया है कि उसको आगे लाने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। अब इस नीति के मुताबिक देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ एक बराबर होंगी, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वो सब एक जैसी हो जाएंगी, सिर्फ यूनिवर्सिटी रहेंगी। सब पर सारे नियम एक जैसे लागू होंगे। ऐसे में ये तय है कि कंपटीशन बढ़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ के बीच में क्वालिटी सुधारने की होड़ भी शायद लगनी शुरू होगी। तो ये तय बात है कि जो लद्दड़ हैं, जो अभी अपनी रेस में बहुत पीछे हैं या सबसे पीछे हैं, उनको सुधरना ही पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए। अच्छा, एक और जो एक पॉइंट है वो है फ़ीस पर अंकुश। वो बहुत बड़ी बात है। फ़ीस कैपिंग इस देश में बहुत अरसे से बहुत ज़रूरी थी, इसको होना ही था, और इस नीति में ये बात सामने आ गई है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये फ़ीस नीति जो है ये सब पर लागू होगी, सारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगी। पर कैसे लागू होगी ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे पेचीदा मसले हैं। मसलन क्या 5 लाख सालाना लेने वाली यूनिवर्सिटी जो है उसमें, और जो एक 3,000 रुपये सालाना फ़ीस लेने वाली यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के लिए एक फ़ीस कैसे की जाएगी, कैसे होगी? दूसरी चीज़ कि क्या बेहतरीन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जहाँ पे फैसिलिटी और फैकल्टी जो है वो बहुत अच्छी है, कम से कम भारत में सबसे अच्छी है, और ऐसा भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कि वो दुनिया के दूसरे देशों से फैकल्टी बुलाई गई है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और 10 कमरों में चलने वाली किसी यूनिवर्सिटी में कैसे बराबरी की जा सकती है? इन दोनों से एक फ़ीस लेने का तुक बनता है क्या? इसके अलावा जो दुनिया के दूसरे देशों को अगर आप देखिए तो वहाँ जो फ़ी कैप हैं वो बहुत लॉजिकल हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्तर, फैसिलिटी और फैकल्टी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है।
और इस हिसाब से फ़ीस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन एक अपर लिमिट है फ़ीस की हर जगह और उसको सबको मानना होता है। लेकिन क्या ये भारत में संभव है जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी 5 लाख रुपए फ़ीस लेती है और दूसरी 3,000 रुपये फ़ीस लेती है? हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये एक अच्छी बात है। और आप, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है और जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है वहाँ भी ये नियम लागू किए गए और यहाँ भी है कि अगर आप सब्जेक्ट्स अलग अलग लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मसलन अगर आप बीए कर रहे हैं जो 4 साल का है, तो अगर आप 1 साल बाद पढ़ने के बाद आप बीए को छोड़ना चाहते हैं तो आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे ही अगर 2 साल बाद आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल बाद छोड़ेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी और 4 साल बाद जो डिग्री होगी उससे आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। मतलब कि आप आगे अगर पीजी करना चाहें या आगे रिसर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि मान लीजिए कि परिस्थितियों वश कुछ ऐसा होता है कि आपको पढ़ाई पहले या दूसरे साल में छोड़नी पड़ सकती है, तो जब चीज़ें ठीक हों तो आप वापस आके तीसरे साल से, या अगर 2 साल पढ़ चुके हैं तो तीसरे साल से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्ट की चॉइस जो हमने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक तरफ फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री भी उसके साथ पढ़ सकते हैं, या अकाउंटिंग अगर पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री भी उसके साथ पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप इसमें से एक को मेजर और एक को माइनर बना के पढ़ सकते हैं। इन सब के बीच में लेकिन एक ऐसा सवाल है जो बहुत पेचीदा है एक बार फिर, और वो है कॉलेजों का सवाल। जो हमारे डिग्री कॉलेज जिन्हें हम कहते हैं या पीजी कॉलेज कहते हैं, उनका सवाल। इन कॉलेजेस को ये कहा गया है कि 15 साल तक उनका टाइम, उनको एक ये समय सीमा दी गई है 15 साल की। इस बीच में उनको जो है अपने आप को इस लायक बना लेना है कि वो खुद अपनी डिग्री देने लग जाएं। और उनको जो अभी यूनिवर्सिटीज़ से कनेक्टेड संबद्ध कॉलेज कहा जाता है वो नहीं रहेंगे। वो या तो अपनी डिग्री देना खुद शुरू कर देंगे या वो यूनिवर्सिटी में ही शामिल हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाएंगे, अलग स्वतंत्र कॉलेज के तौर पर नहीं रहेंगे। इसके बाद एक सवाल खड़ा होता है, क्वालिटी का सवाल। इन कॉलेजेस को डिग्री देने तक जाने के लिए क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, कैसे मापे जाएंगे, कौन तय करेगा? वहाँ के बच्चे जो उस कॉलेज से डिग्री लेके आएंगे, उनकी डिग्री और एक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकले बच्चे का आपको बराबर कैसे रखेंगे? तीसरी चीज़, छोटे शहरों के छोटे कॉलेज जो हैं, जो आज की तारीख में किसी तरह से चल रहे हैं, वो अपने आप को कैसे बदल पाएंगे? उनको ज़रूरी संसाधन कहाँ से मिलेंगे? वो कहाँ से ज़रूरी सुविधाएं जुटाएंगे जिससे कि वो इस लायक हो जाएं कि वो अपनी डिग्री खुद दे सकें? ऐसे में तय बात है, या तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा या फिर बड़े पैमाने पर ये कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, जिससे गांव कस्बों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 2 चीज़ें होंगी, या तो वो भागकर शहरों में, बड़े शहरों में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे, जिससे उनके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि कल तक उनका बच्चा गांव के पास वाले कॉलेज में पढ़ने जाता था, जहां पर जाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आर्थिक बोझ बहुत सारे बच्चों को शायद आगे पढ़ने से रोक देगा, और जो भारत सरकार की जो नई नीति आई है इसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये प्रोसेस तो अच्छे हैं, लेकिन अब इसका प्रोड्यूस क्या होगा, ये जब सवाल उठता है तो ये सोचना पड़ता है। कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे सबसे पहली चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कहाँ से आएगा? अभी हम जीडीपी का 4.5% मतलब 4.6% खर्च करते हैं इस देश में शिक्षा पर। ये पॉलिसी कहती है कि हमें 6% खर्च करना चाहिए,
लेकिन ये 6% का आंकड़ा भी जो है ये काफ़ी साल पहले आया था और तब से वहीं टिका हुआ है। और जो अब नीति जब ऐलान किया गया है तो उसमें भी 6% की बात की गई है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जिसमें से बड़े शिक्षाविद हैं, कुछ वाइस चांसलर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनका कहना है कि 6% से काम नहीं चलेगा, इसे कम से कम 10% तक ले जाना होगा। तो क्या हमारी सरकारें, क्यों केंद्र और राज्य दोनों जगह की सरकारें, क्या इसके लिए तैयार होंगी कि जीडीपी का 10% तक शिक्षा पर खर्च किया जाए? दूसरा सवाल कि अपनी रफ्तार से चल रहे पुराने कॉलेजेस जहाँ पर टीचर्स को ढंग से सैलरीज देना भी मुश्किल होता है, जहाँ पे फंड की समस्याएं हैं, जहाँ पे पुराने टीचर्स चले आ रहे हैं या कम टीचर्स हैं, उनसे काम चला रहे हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ ऐसी जिनके पास संसाधन नहीं है, उनका क्या होगा? क्या वो बंद हो जाएंगे? उन्हें कैसे बचाया जाएगा? उनको कैसे सुधारा जाएगा? तो ये पॉलिसी हमारे सामने है और हालांकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोसेसेस अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ सवाल बहुत हैं। पर यह भी सच है कि 1986 के पहले के भारत से आज का भारत बहुत अलग है। यहाँ अर्थतंत्र बदला है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं बदली हैं, देश की दशा दिशा तो बदली है ही, लोगों की सोच का नज़रिया बदला है, दायरा बढ़ा है इस सोच का। शहरों गांवों की सूरत बदल चुकी है इतने सालों में, खेती किसानी बदल चुकी है, एक्सपोजर लोगों के बदल चुके हैं। तो शिक्षा की नीति में भी बदलाव तो ज़रूरी था ही। हाँ, एक बात और वो ये कि सरकार ने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है। अब ये मंत्रालय मानव को संसाधन बनाने का मंत्रालय नहीं रहा है, बल्कि शिक्षा देकर उसे एक बेहतर इंसान बनाने का मंत्रालय बन गया है। कम से कम नाम से ये जाहिर होता है। तो शायद अब हमारे बच्चे बेहतर इंसान बन सकेंगे, शायद। नमस्कार।